सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पर। दर्शकों, आज जो है हमारी स्ट्रीम की शुरुआत करने से पहले हम जो संत कबीर दास हैं और बहुजन महानायकों की पहली पीढ़ी में हम उन्हें लेते हैं। तो आज उनकी जयंती है और उस जयंती पर संत कबीर दास को नमन करते हुए आज की हम स्ट्रीम को आरंभ करेंगे। और उनके कई महत्वपूर्ण दोहे हैं जातिवाद के विरुद्ध और धर्मांधता के विरुद्ध, सभी के विरुद्ध। और उनका जो काम है जातिवाद के विरुद्ध, वो अग्रिम पहली पीढ़ी के कामों में से एक है। तो हम उन्हें नमन करते हैं और उनको नमन करते करते हुए आज हम बहुजनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, और वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिससे बहुजनों के हक अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। और इस पर अब परेशानी है, इसे कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही। तो चलिए संत कबीर दास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए आज की स्ट्रीम को हम आरंभ करते हैं और इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं मामला क्या है। दर्शकों, मामला ये है कि भारत का संविधान जो है वो भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं उनके सुरक्षा के कई उपाय करता है। ठीक, और उनकी सुरक्षा के उपाय के लिए अगर हम देखें तो भारत के संविधान में मोटे मोटे तौर पर कई प्रावधान किए गए हैं। और उन प्रावधानों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो है, अगर हम देखें तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है और अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कहता है। फंडामेंटल राइट के रूप में स्थापित है अस्पृश्यता का अंत। और यहाँ पर देखिए, इसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तमाम सारे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और तमाम सारे अधिनियम बने हुए हैं। और उनमें से महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो एक अधिनियम है जिसे हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के रूप में जानते हैं। ठीक, आप लोग कई सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे सतही तौर पर, फौरी तौर पर। किसी दिन मैं इस पर स्ट्रीम करके इसकी पूरी कितनी, इसमें जो 23 धाराएं हैं और इसमें 5 चैप्टर्स हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है उस पर हम विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय है वो ये है कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है 1989, ठीक है, इसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है या नहीं। आज की स्ट्रीम दर्शकों, विशेषकर हमारे दर्शकों की मांग पर है। लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, शायद 2 या 3 महीने होंगे जब से हमारे कई सारे दर्शक चाहते हैं कि हम इस पर स्ट्रीम करें। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एट्रोसिटी एक्ट जो है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ें इस दौरान, ये मोदी सरकार के दौरान की गई हैं, इन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। ठीक, तो इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम क्या बोलते हैं, इस अधिनियम को पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं और जो न्यायपालिका की तरफ से निर्णय आए हैं उन पर भी हम बात करते हैं। तो मामला क्या है? मामला ये है कि भाई, भारत का संविधान अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत की बात कहता है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कहता है। और उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाए गए। और उसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट, यही अधिनियम आगे चलकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 के रूप में हमें क्या बोलते हैं, इस जैसे अधिनियम देखते हैं। अब ये है क्या एक्ट, ये करता क्या है? तो देखिए, मोटे मोटे तौर पर क्या बात कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ उस एक्ट को, थोड़ी इसे देख लीजिए। ठीक, ताकि आपको इसके पिक्चर क्लियर हो कि एक्ट क्या बात कह रहा है। तो ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, ये मोटे मोटे तौर पर हमें बता रहा है कि अनुसूचित जाति, ठीक, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिए, ठीक, ये देखिए, तो ये हमें मोटा मोटे तौर पर ये एक्ट ये बता रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार को अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और अन्य विशेष न्यायालय का, तथा ऐसे अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का, उससे संबंधित या उससे अनुषंगी विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ खास मुद्दे हैं।
ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, ये कुछ बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर जो अपराध होते हैं, उन अपराधों का निवारण करने के लिए ये अधिनियम है। फिर ये कह रहा है कि उन अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की बात इसमें की गई है, ठीक। और जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी राहत और पुनर्वास की बात यहाँ पे की गई। 3 मोटे मोटे पॉइंट इसमें दिए गए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, ठीक। फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, इसमें कुल मिलाकर देखिए 5 चैप्टर हमें दिखाई देते हैं। इसमें 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टरों के साथ देखिए टोटल 23 धाराएं इसमें दिखती हैं, जिन्हें हम सेक्शंस कहते हैं, ठीक। तो ये एक्ट है और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे होने वाले अत्याचारों की रक्षाएं हो रही थी और उनके अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें कुछ हक अधिकार संविधान की तरफ से दे दिए गए थे। अब यहाँ पे परेशानी क्या आती है कि जैसे ही अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम प्रभाव में आता है, हम यह देखते हैं कि सवर्ण समाज की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है। पहली बार ऐसा होना था कि किसी को निम्न जाति सूचक बातें कहने पर, अत्याचार करने पर जातिगत मामलों में सजाएं होनी थी और सवर्णों को अब जेल में रहना था। ये पहली बार होने वाला था। तो इस अधिनियम के विरुद्ध सवर्ण समाज ने इस अधिनियम का इस्तेमाल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति घृणा फैलाने के लिए किया और लंबे समय तक 1989 से अगर हम देखें तो 2014 तक एक भावना बनाई गई कि देखिए ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग इस अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं। समाज में एक बहुप्रचलित भावना है, ये छुपी भी नहीं है, किसी भी सवर्ण से पूछो, वो ये कहता है यार ये SC/ST एक्ट है, इसका तो ये नीच जात के लोग दुरुपयोग करते हैं, झूठा केस लगा देते हैं। मतलब ये लोग जातिवादी नहीं है, SC/ST समाज के लोग ही खराब हैं जो इस एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्णों को जेल में डलवा देते हैं। ये हमारे समाज में एक प्रचलित भावना बनाई गई है लंबे समय तक, जबकि ये समाज घोर जातिवादी है। फिर भी देखिए ये प्रचलित भावना हमारे समाज में स्थापित कर दी गई है और समाज के सभी वर्गों में ये बड़ी तेजी से फैलती दिखाई दे रही। तो सवर्ण समाज में गहरा असंतोष है इस अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विरुद्ध, क्योंकि इसकी वजह से अगर वो किसी SC/ST समाज के व्यक्ति को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तमाम अपराध करते हैं, तो उन्हें जेल में जाना होता है और कुछ अतिरिक्त सजाएं उन्हें भोगनी होती है। तो इस अधिनियम से रोष सवर्ण समाज में शुरू से रहा और वो हमेशा से इसका विरोध करते रहे, उन्हें हमेशा से इस बात को लेके तकलीफें बनी रही। पर परेशानी ये थी कि इससे पहले की जो सरकारें थीं वो इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं नहीं देती थी तो वो भी ब्राह्मणवादी, पर वो इस मुद्दे पर कभी संज्ञान नहीं दे रही थी। हमने ये देखा कि पिछले 2014 के बाद पिछले 10 सालों में शासन प्रशासन न्यायपालिका सभी का बड़ी तीव्र गति से ब्राह्मणीकरण हुआ, ठीक है। शासन में प्रशासन में न्यायपालिका पुलिस तंत्र, इसका ब्राह्मणीकरण बड़ी तीव्र तरीके से हुआ, ठीक। अब आप कहेंगे ये इसका क्या मतलब है, तो इसे समझिए बात को कि हम ये देख रहे हैं कि BJP RSS की सरकार आने के बाद ब्राह्मणवादी लोग अति उत्साही हो गए और अपनी अति उत्साह में चलकर वो जो कानून निम्न जाति के लोगों के हक अधिकारों के लिए थे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे अन्य कमीशंस हों, OBC कमीशन वगैरह, उन्हें कमजोर करने के प्रयास करने लगे, ठीक है, बड़े तेज। अब क्या हुआ कि 2014 के बाद सत्ता की ताकत भी मिल गई, शक्ति भी मिल गई, ठीक, और वो ब्राह्मणी व्यवस्था भी मिल गई, जो कि इस पूरे रजीम जो है, मोदी रजीम है, ये इस पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था का संरक्षण करती है। तो अति उत्साह में आकर, उत्साहित होकर अब हमने ये देखा कि 2014 के बाद लगातार क्या हुआ कि SC/ST एक्ट के विरुद्ध भावनाएं बनना शुरू हुई। किस तरह की भावनाएं, समाज में किस तरह का वैमनस्य, तो देखिए एक साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं मुद्दा डेवलप यहाँ पे किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा मामला किस तरह से है, ठीक। थोड़ा आप इसे देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे पूरे सोशल मीडिया पर पहले जनमानस तैयार किया जाता है और फिर चीज़ों पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं। भारत में लोकतंत्र में काम किस तरह से किया जाता है, थोड़ा इसे देखिए, ठीक है।
तो हुआ ये कि भाई एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया सवर्ण समाज के द्वारा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का उपयोग एससी एसटी समाज के लोग गलत तरीके से करते हैं, झूठे केसों में फंसाने, सवर्णों को झूठे केसों में फंसाने के लिए एससी एसटी एक्ट का उपयोग होता है। ये छुपा नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये नैरेटिव समाज में अच्छे से स्थापित हो चुका है। ठीक। और इस नैरेटिव के पक्ष में पूरे सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम भी चल रही है। सोशल मीडिया के डेवलपमेंट के साथ बड़े पैमाने पे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जहां पर ये दावे किए जाते हैं कि इस तरह के एक्ट के झूठे उपयोग किए जाते हैं। देख लीजिए, कई तारे हैं, देखिए कई तरह के। मैं थोड़ा आपको पोस्ट बता देता हूँ कि फॉल्स एलिगेशन, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉल्स एक्यूजिशन अंडर एससी एसटी एक्ट, इस तरह की बता रहे हैं। ये देखिए कुछ साइट्स हैं जो इस तरह की बता रही हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लग जाएं तो कैसे बचें, मतलब सच्चों की चिंता नहीं है, झूठे पे कैसे बचें। ठीक। उसके बाद मीडिया, पेपर, प्रिंट मीडिया भी पीछे नहीं रहा और वो भी इस नरेटिव को आगे बढ़ाने में मददगार रहा कि एट्रोसिटी एक्ट 9 दिन में 13 मामलों का फैसला, सभी केस झूठे निकले। तो मीडिया कुछ चेरी पिकिंग करके बताने की कोशिश कर रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में जो केस दर्ज होते हैं वो सब झूठे होते हैं। इस तरह की बड़े बड़े पैमाने पे खबरें बताई जाती हैं। कुछ चेरी पिकिंग, 13 मामले उठाकर और सभी को झूठे निकले। इस तरह के मीडिया में भी ट्रायल्स चलते रहे और चीजें यहां पर लाई जाती रही। फिर हम देखते हैं कि एससी एसटी एक्ट को काला कानून बताते हुए इस पर्चे की भी सच्चाई, इस तरह के भी पोस्ट हमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट नोटिस टू स्टेट सेंटर ऑन मिसयूज ऑफ एससी एसटी एक्ट। अब इसमें देखिए, जब जनता में ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई, जनता में ये चीज स्थापित हो गई, तो हम ये देखते हैं कि बड़ी चालाकी से 2014 के बाद न्यायपालिका में बैठे ब्राह्मण लोग, अब जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, वो इस जन भावना के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगे। न्यायपालिका भी इस खेल में शामिल हो गई और हाई कोर्ट ने क्या किया, सेंटर और स्टेट को अनुसूचित जनजाति के मिसयूज को लेकर नोटिस दे दिया। सोचिए, देखिए, मतलब न्यायपालिका खुद ही मान रही है कि इसका दुरुपयोग होता है विदाउट हैविंग प्रॉपर रिसर्च ऑन एनी एविडेंस। ठीक। अब देखिए, और ये सब वही ब्राह्मणी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आगे देखिए, फिर आगे देखते हैं हम, राज्यों में एससी एसटी एक्ट के सालाना 125 मामले दर्ज, इनमें से 70% झूठे। ये भी छप रहा है। ठीक। ये मीडिया नैरेटिव सेट कर रहा है कि एससी एसटी एक्ट में जो मामले दर्ज होते हैं वो झूठे होते हैं। ये इन्होंने नैरेटिव सेट करना यहाँ पे शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन मिस यूज एससी एसटी एक्ट ऑन द ईडी। देखिए, ये भी छपा, हेमंत सोरेन ने एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग किया, ईडी पर झूठा मुकदमा चलाया। ये भी इन्होंने छापा हुआ है। ठीक। उसके बाद देख लीजिए, हम ये देखते हैं कि 75 एक्यूट्स इन एससी एसटी एक्ट बार एसोसिएशन। भोपाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सेट 75% ऑफ केस रजिस्टर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट वर फेक। ठीक। हाथरस 100% केसेस ऑफ एससी एक्ट फाउंड इट फॉल्स इन अगस्त। तो एक पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि देखिए, भोपाल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष ज्यादातर उच्च वर्ण के लोग रहते हैं और ये देखिए, ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि देखिए एससी एसटी एक्ट में तो जो केस दर्ज होते हैं वो फेक होते हैं। अभी नैरेटिव सेट हो रहा है। फिर इसमें कूदेंगे जज लोग, ब्राह्मणी जज लोग, वो अब इस नैरेटिव को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियां करेंगे। तो देखिए कैसे पहले किसी कानून के विरुद्ध में समाज में भावना बनाई जाती है और फिर उस भावना को अमली जामा पहनाने के लिए इसमें सब सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मणी मानसिकता के लोग कूद जाते हैं और न्यायालय में बैठे लोग जिनका काम एससी एसटी एक्ट से पीड़ित लोगों की रक्षा करना है, वो स्वयं ये कहते दिखाई देते हैं कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। अरे, कैसे दुरुपयोग हो रहा है? आप बैठे तो वहां पे। ठीक। ये बड़ी विचित्र सी बात है जो इस समय इस एससी एसटी एक्ट के विरुद्ध एक पूरे नैरेटिव सेट करने में यहां पर की गई। एससी एसटी एक्ट के 87% मामले निकले झूठे। ये देखिए, जागरण छाप रहा है, पूरा मीडिया छापता जा रहा है। शॉकिंग दैट मेनी इनोसेंट पर्सन्स आर विक्टिम ऑफ फॉल्स केस अंडर एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, केरला हाई कोर्ट। इन्होंने भी छाप दिया। 2022 का ये पूरा मामला है। तो पूरा एक नैरेटिव तैयार हो रहा है। न्यायपालिका में बैठे ब्राह्मणी मानसिकता के लोगों को मोदी सरकार में ये मौका मिल गया। दर्शकों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि इससे पहले ये बातें केवल जनता के स्तर पे थी कि एससी एसटी एक्ट में सवर्णों को दलित लोग झूठा फंसा देते हैं।
न्यायपालिका के जजों की इतनी औकात और हैसियत और हिम्मतें नहीं थी कि ये बैठकर खुले न्यायालय में कह दे, क्योंकि जो सरकारें सत्ता में इससे पहले थी वो इस तरह के लोगों को उतना अच्छे से एंटरटेन नहीं करती। लेकिन मोदी सरकार 2014 के बाद ये लोग बड़े अति उत्साहित हैं, सत्ता की सभी शक्तियां इनके पास हैं, न्यायपालिका का पूर्ण ब्राह्मणीकरण हो चुका है और अब ये जो भी दुर्भावनाएं थी उन्हें अमली जामा पहना रहे हैं। न्यायपालिका की संविधान के प्राप्त गद्दियों पर बैठकर ये संविधान के कानूनों के विरुद्ध ही बातें कर रहे हैं, ठीक, और समाज में एक नैरेटिव सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉल्स इम्प्लीकेशन अंडर SC/ST एक्ट चेक टू प्रिवेंट एनिमिटी से केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट को बड़ी चिंता है, मतलब इस बात की चिंता है कि झूठे केस कुछ दर्ज हो जाते हैं। इसकी चिंता नहीं है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार निरंतर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक। SC/ST एक्ट में अब नहीं होगी फर्जी FIR, देख लीजिए ये, और ये छाप रहे हैं अपूर्व शर्मा, ये छप बता रहे हैं, ठीक, मतलब SC/ST एक्ट में फर्जी FIR हो जाती है, इनका ये कहने का मतलब, ठीक। SC/ST एक्ट के फर्जी केसों पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये देख लीजिए, ये जुडिशरी ये छाप रहे, सब ब्राह्मणी लोग हैं, यही सब छापते जा रहे हैं, ठीक, ये स्थिति है। तो देखिए ये पूरा एक नैरेटिव सेट किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति कानून जो है इसके तहत SC/ST के लोग फर्जी केस दर्ज करवा देते हैं। अब मजेदार बात देखिए, कौन दर्ज करवा देता है? ST समाज के लोग, SC समाज के लोग जो नाली साफ करते हैं, जूता सिलते हैं, वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो सवर्णों पर झूठे केस दर्ज करवा देते हैं, जबकि न्यायपालिका से लेके पुलिस तक और पुलिस से लेके सभी जगह तक सवर्ण समाज के लोग ही बैठे हुए हैं, तो भी वो अपना फर्जी केस दर्ज करवा देते हैं। मजेदार स्थिति देखिए, ठीक। तो ये नैरेटिव सेट किया गया और न्यायपालिका की तरफ से कई सारे ब्राह्मणी मानसिकता के जजों ने बाकायदा खुलेआम कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए विदाउट एनी क्या बोलते हैं प्रॉपर रिसर्च और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक, या मैं कहूं कि दे नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, उन्हें पता है, लेकिन जानबूझकर इस SC/ST एक्ट को कमजोर करके सवर्णों को अपर हैंड देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब इस नैरेटिव के विरुद्ध में दर्शकों जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हम ये देखते हैं कि भाई 2020 का डेटा बताता है द फैकल्टी में कि आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों में 5 वर्षों में 19% की वृद्धि हुई। 16 अक्टूबर 2020 का ये आर्टिकल है, ये जो बता रहा है कि SC/ST समाज के विरुद्ध 19% अत्याचारों में वृद्धि हो रही, ये आंकड़े बता रहे, ठीक। फिर हम थोड़ा सा नए डेटा की तरफ आते हैं तो द न्यूज मिनट हमें बताता है, ये तो लेटेस्ट ही है 7 दिसंबर 2023 का, अभी कुछ महीने पुराना है, और ये बताता है कि NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि SC/ST के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश राजस्थान शीर्ष पर हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों में 2315 मामलों के साथ आंध्र प्रदेश सूची में शीर्ष पर है, जबकि तमिलनाडु अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि देखी गई है, जो प्रतिशत लिहाज से 28% की वृद्धि है। तो NCRB के आंकड़े भी बता रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश राजस्थान SC/ST के होने वाले अपराधों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। इस पर मैं अलग से स्ट्रीम करूंगा, डिटेल आंकड़े भी रखूंगा, ठीक, और राजस्थान उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर है। अब दर्शकों ये देखिए कि भाई ये बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ आंकड़े सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि SC/ST के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कभी 19% की वृद्धि हो रही है, कभी लगातार ये वृद्धि 2023 का आंकड़ा बताता है कि लगातार SC/ST पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश की न्यायपालिका है वो एक अलग दुनिया में रह रही, वो ये कह रही है कि चूंकि न्यायपालिका में SC/ST समाज के लोग को केस नहीं जीत पाते, ज्यादातर केस हार जाते हैं, इसलिए ये सारे मामले फर्जी हैं, इसलिए ये सारे मामले फर्जी हैं, ठीक। तो मामला ये है कि भाई देश में SC/ST के विरुद्ध निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं और केस भी दर्ज हो रहे हैं, और ये केस जो है पुलिस में बैठे सवर्ण मानसिकता के लोग और न्यायपालिका में बैठे ब्राह्मणी वकील इन केसों को सरकार की तरफ से लड़ते हैं, बड़ी चालाकी से इन केसों को वो हार जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट इतना भोला बन जाता है, न्यायपालिका इतनी भोली बन जाती है कि वो कहती है कि देखिए चूंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ज्यादातर SC/ST के केसों में
कोई आरोपी पकड़ा ही नहीं जाता। इसलिए ये सारे झूठे केस। इतनी भोली व्यवस्था इस देश में इस समय काम कर रही है, बेचारे सवर्णों पर झूठे केस चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए। ठीक, SC ST पर अत्याचार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट में वो सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि आपका दरोगा से लेकर सरकारी वकील जिसका काम इस केसों को लड़ना है, वो बड़ी कमजोरी से इन केसों को लड़ रहे हैं। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, अपराधों का रेट बढ़ रहा है, कन्विक्शन रेट कम है, यानी सवर्णों को सजाएं नहीं मिल रही। और इस पूरे आधार को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बेस बनाकर ये कहते हैं कि देखिए SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, ये पूरा मामला है जिससे मैं आगे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बैठा हूं कि कैसे एक पूरी ब्राह्मणी तंत्र इस देश में काम कर रहा है और कितने खतरनाक तरीके से इन चीजों को अंजाम यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक, तो ये मोटी मोटी स्थिति है जो मैंने आपके सामने बनाई कि कैसे मोदी सरकार के दौरान, BJP RSS की सरकार के दौरान ब्राह्मणी व्यवस्था ने उन सभी चीजों को कमजोर किया जो SC ST OBC के हक अधिकारों से संबंधित थी, चाहे वो आरक्षण हो और चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जिससे इनके हक अधिकारों की रक्षा होती है। ठीक, अब चूंकि पहले नैरेटिव सेट कर लिया गया कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक, सवर्णों को झूठा फंसाया जाता है। अब इस नैरेटिव को सेट करने के बाद आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज एक एक करके SC ST एक्ट में लिखी हुई बातों की गलत व्याख्याएं करके उसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं। माई पॉइंट टू बी नोटेड, SC ST एक्ट में लिखे हुए प्रावधानों की गलत व्याख्याएं करने का आरोप इस देश की न्यायपालिका पे लग रहा है, जजों पे लग रहा है, ब्राह्मणवादी जजों पे लग रहा है। ठीक, और वो उसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, इस SC ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कैसे हो रहा है, चलिए मैं आपके सामने एक एक करके उन केसों को रखता हूं, फिर हम इस समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिर धीरे धीरे किस तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपके सामने उन केसों के बारे में जानकारी रखता हूं। चलिए, तो ये दूसरा प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से हम कुछ केसों को देखते हैं। अब इसमें दर्शकों थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम 2024 से पीछे की ओर चलेंगे, मोदी सरकार के आने की ओर चलने वाले। ठीक, हम 14 से 24 नहीं चल रहे, आज से पीछे की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि आपने जिन केसों की लिंक मुझे भेजी थी कि देखिए ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, वर्तमान से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो फ्लैशबैक में चलेंगे हम और वर्तमान से फ्लैशबैक की तरफ हम चलते हुए इस पूरे मामले को जो 10 सालों में SC ST एक्ट को कमजोर करने के लिए बनाया गया है उसे थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, डेक्कन हेराल्ड छापता है कि भाई ये अभी की खबर है, 18 मई 2024 की खबर है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें ये क्या बता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि SC ST एक्ट अधिनियम, SC ST अधिनियम के तहत अपमान या दुर्व्यवहार शिकायतकर्ता के अलावा अन्य लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अगर SC ST एक्ट में किसी का अपमान या दुर्व्यवहार किया गया है तो वो पब्लिकली होना चाहिए। मतलब ये कि अकेले में जाकर कोई किसी को माँ बहन की गालियां दे दे, भंगी चमार कह दे, तो ये अपराध नहीं होता। पब्लिकली तीसरे व्यक्ति के सामने ये सब होना चाहिए, और घर के व्यक्ति के सामने भी नहीं होना चाहिए। घर के लोगों के सामने भी अकेले किसी ने किसी को माँ बहन की गालियां दे दी, भंगी चमार कह दिया, नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, ये नहीं है, ये अपराध नहीं है। अकेले में अपराध होता, अकेले में नहीं, सबके सामने तीसरा व्यक्ति उपस्थित हो, तब ये मानेंगे कि SC ST एक्ट में आपका अपमान हुआ। ब्राह्मणों की गजब न्याय और गजब व्याख्याएं, आप देखिए। अच्छा, ऐसा कुछ SC ST एक्ट में लिखा नहीं, ये खुद ही उन धाराओं की अजीब व्याख्याएं कर रहे हैं और
अलग से ही कॉन्सेप्ट बनाते चले जा रहे हैं। सवर्णों को सुविधा देने के लिए वो एक एक करके विचित्र विचित्र कॉन्सेप्ट रच रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें अब रच लिया गया है मेंसरिया का, कास्ट मेंसरिया का। ठीक, यानी कास्ट की पहचान होना जरूरी है। अभी मैं आपके सामने रखता हूं वो क्या मामला है। ठीक, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन, जिसमें ये वो कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं होगा, आप अकेले में किसी को भी भंगी चमार कुछ भी कह दो, कोई इशू नहीं है, इस पे SC/ST एक्ट नहीं लगाएंगे। तीसरा व्यक्ति उपलब्ध हो, पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक होना चाहिए। और ये मामला खूब उछला, अभी का मामला है, दो जो एथलीट हैं उनके मामले में ये डिसीजन आया हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जानबूझकर अपमान या गाली गलौज करना अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक, लेकिन अकेले में नहीं, सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर अभिव्यक्ति तय करने में महत्वपूर्ण निभा, ये बात उन्होंने की हुई है। और हाँ, पीठ ने फैसला देते समय कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण शिकायतकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति की दृष्टि होना है। मतलब ये कि अब आपको अगर कोई भंगी चमार कह रहा है, तो अगर वो अकेले में जाके कोने में जाकर आपको गालियां बक दे तो उस पर केस नहीं होगा। इससे पहले न्यायपालिका ये भी कह चुका है कि आपके ही परिवार के सामने, माँ बहन भाई बहनों के सामने कोई अकेले में गाली दे दे तो वो भी गवाही नहीं मानी जाएगी। तीसरा पक्ष चाहिए, एक अन्य व्यक्ति चाहिए। मतलब तीसरा व्यक्ति होगा तो ही SC/ST एक्ट लगेगा। अकेले में गाली गलौज देते रहो, कोई परेशानी नहीं है, शूद्र लोग तो पैदा ही इसलिए हुए। ठीक, तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। इस गजब की व्याख्या पे आप निश्चित रूप से इस कमेंट बॉक्स में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। आप कितने सहमत हैं इस विचित्र व्याख्या से कि अकेले में गाली दे दो तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे व्यक्ति के सामने तीसरा पक्ष हो तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। ब्राह्मण देवताओं की इस गजब की न्यायिक व्याख्या पर आप भी अपने मत यहाँ पे जरूर प्रस्तुत करिएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आया नहीं ये किस तरह के, मतलब न्याय किस तरह से होगा। मतलब अकेले में हत्या कर दो तो हत्या नहीं, किसी के सामने मारो तो हत्या। और ये हम दूसरी जगह यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो मतलब ये कितना विचित्र है कि अकेले में कुछ भी कर दो तो कोई अपराध नहीं बनने वाला। बस एक तीसरा पक्ष आ जाए जो कि आपके अलावा SC/ST के अलावा हो तो उसमें न्याय हम मान लेंगे। ये इस तरह से इस देश में, मोदी रजीम में, BJP RSS की गैंग में, मैं गैंग कहूंगा, ये जो अति उत्साहित ब्राह्मण लोग हो गए, ये अब अपनी मनुस्मृति के अनुसार न्यायिक व्याख्याएं कर रहे हैं। यही है मनुस्मृति की न्यायिक व्याख्या। अगर आप कहेंगे मनुस्मृति अब कहां लागू हो रही है, ये लागू हो रही है। ये देखिए, ये न्यायिक व्याख्याएं हैं, अजीब सी न्यायिक व्याख्याएं। चलिए और हम देखते हैं और क्या कहा। तो इससे पहले 2024 का ये फैसला है, 24 से पहले न्यायपालिका क्या कहती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, ये मामला जो था, ये मामला था किसमें, अदालत ने ओलंपिक राइडर इक्वेटेरियन एकेडमी के प्रशिक्षु एथलीट अभिभावक प्रीति ग्रेवार और अन्य की अपील को स्वीकार कर लिया। और इस मामले में घुड़सवार चैंपियनशिप या घुड़सवारी के लिए कोई वो मामला चल रहा था, वो लोग जाते थे और वहां इन्हें गालियां दी जाती थी कि ये घुड़सवारी करना तुम नीच और निम्न जाति के लोगों का काम नहीं है, भंगी चमार तमाम सारी अकाली। तो अब अकेले में थी इसलिए न्यायपालिका उन्हें छोड़ने को तैयार है। पब्लिक प्लेस पे दो चार लोगों के सामने होती तो मानने को तैयार हो गई होती। तो ये एक व्याख्या थी जो यहाँ पर अभी अभी का केस था। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे ये केस भी यहाँ पे रख के भेजा हुआ था और इसलिए सबसे शुरुआत मैंने इसी से की कि देखिए क्या चल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है कि भाई हाँ, ये न्यूज है 20 मई 2023 की। 20 मई 2023 को एक और फैसला हमें न्यायपालिका की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ देता है SC/ST एक्ट पर। और अब इस बार न्यायपालिका कह रही है कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए अभद्र भाषा पर्याप्त नहीं है। लो भाई, तो फिर मामला किस पे दर्ज करोगे? मतलब कोई किसी की गर्दन काट दे, कोई किसी के हाथ पैर तोड़ दे, बलात्कार कर दे, अब ये किस केस में कहा वो भी आप सुन लीजिए। न्यायपालिका की उदार व्याख्या है, जरा सुनिए। अभद्र भाषा पर्याप्त नहीं, मतलब भंगी चमार कह दोगे तो SC/ST एक्ट नहीं लगाने वाले, अब ये चल जाएगा। और ऊपर कह ही चुके हैं अकेले में कहोगे तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। गजब।
तो देखिए, ये अभी 20 मई 2023 की बात यहाँ पर है। ये भी नया ही नया मामला है। और मामला क्या है? उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के किसी सदस्य के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अपने आप में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अच्छा। तथा इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए टिप्पणी जातिवादी प्रकृति की होनी चाहिए। अब देखिए दर्शकों, यहां में मेंसरिया, कास्ट मेंसरिया की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने रच ली। मतलब समझते हैं? मतलब ये कि आपको सड़क पे कोई भंगी चमार और निम्न जाति की गालियां दे दे तो इस पर केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब सवर्णों को बचाने के लिए एक अवधारणा निर्मित की है, जिसे कास्ट मेंसरिया कहते हैं, मेंसरियो या मेंसरिया। इसका मतलब जातिगत मानसिकता से अपराध करने की प्रवृत्ति भी दर्शानी पड़ेगी। मतलब गाली वाली दे दी, मुंह से हो गया भाई, जातिगत अपराध हुआ, किसी ने किसी के साथ जातिवादी अपराध किया। ये कैसे सिद्ध होगा? तीन तरीके हैं, मौखिक, शारीरिक, मौखिक और शारीरिक, दो मोटे मोटे, और भौतिक और मान लीजिए, आर्थिक भी मान लीजिए। या तो आप कोई शरीर से आपको चोट पहुंचाएगा, या मौखिक तरीके से आपको जातिवादी अपराध करेगा, या आर्थिक रूप से जातिवादी मानसिकता से आपके साथ कुछ पैसे वैसे का कुछ करेगा। हम आर्थिक छोड़ दें, दो हैं, या तो मौखिक रूप से, ज्यादातर मौखिक रूप से अपराध होता है, या फिर भौतिक शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाना। अब सुप्रीम कोर्ट यहां कह रहा है कि भाई ये जो मौखिक रूप से अपराध है ना, मौखिक रूप से गाली गलौज करना, ये हम इससे नहीं मानेंगे। मतलब सड़क पे कोई आपको भंगी चमार कुछ भी कह दे तो केस नहीं दर्ज होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मुकदमा चलाने के लिए जातिवादी प्रकृति का होना चाहिए, ये भी दर्शाना पड़ेगा। और इसके लिए सवर्णों को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्याख्या रची है, वो है कास्ट मेंसरिया। कास्ट मेंसरिया मतलब अपराध करने की प्रवृत्ति या प्रकृति। यानी आपको किसी ने भंगी चमार कहा, इट इज नॉट इनफ। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उसने भंगी चमार जातिवादी मानसिकता से कहा, उसके दिमाग में यह चल रहा था कि तुम भंगी चमार हो, इसलिए उसने भंगी चमार कहा। यार ये क्या गजब की बात हो गई। अब दिमाग में चल रहा था ही नहीं, मैं कैसे जान के आऊंगा? मैं उसके दिमाग में घुस के जाऊं क्या? मैं गड्ढा खोदूं, उसके दिमाग में जाऊं, या फिर उसका पूरा दो चार मैं पुराना कुछ रिकॉर्ड कहीं से लाऊं कि ये जातिवादी मानसिकता इसके दिमाग में है, उसे सबको ढूंढूं? कैसे ढूंढूंगा? ये गजब स्थिति है, गजब की इनकी कास्ट मेंसरिया की अवधारणा है। और ये तो बड़ा गजब हो गया दर्शक, ये बड़ा गजब है। किसी ने किसी की हत्या कर दी तो मतलब कल ये कहने कि भाई कास्ट मेंसरिया, जैसे उन्होंने कह दिया कि अरे नहीं नहीं मर्डर मेंसरिया, हम नहीं मानेंगे हत्या कर दी। तब मानेंगे जब आप ये सिद्ध करोगे इसके दिमाग में चल रहा था इसकी हत्या करना, दिमाग में, बस इसकी इच्छा, अंदर से इच्छा थी। गजब का मेंसरिया है आपका यार, और गजब का न्यायिक व्याख्या है, और गजब की मनुवादी व्याख्याएं कर रहे हो भैया कानूनों की। क्या कर रहे हो? कैसे कोई अनुसूचित जाति का, निम्न जाति का नाली साफ करने वाला, जूते सिलने वाला, यह सिद्ध करेगा कि उसे जो गालियां दी गई हैं जाति सूचक, तो गाली देने वाले के दिमाग में कास्ट मेंसरिया यानी जातिवादी मानसिकता भी चल रही थी, इसलिए उसने गाली दी। कैसे सिद्ध करेगा? क्योंकि भाई देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है कि आपने किसी को मुंह से गाली दी, तो आपको गाली देने का मतलब है कि आप किसी को भंगी चमार बोल रहे हो, और सीधी बात है कि आप उसमें जातिवादी मानसिकता आपकी होगी। और वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मुंह से बोली गई बातें नहीं मानेंगे हम, इट इज नॉट इनफ। आपको मानसिकता, कास्ट मेंसरिया मानसिकता सिद्ध करनी पड़ेगी कि इसका इरादा भी था आपको जातिगत नुकसान पहुंचाने का, या जातिवादी के तहत गाली दी। मतलब कोई आपको भंगी चमार कहे तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि भंगी चमार कहने के पीछे इसके जातिवादी इरादे भी थे, ये जानता था, ये आपको भंगी चमार बताना चाहता था। वारे सुप्रीम कोर्ट, वारे ब्राह्मणों, और वारे तुम्हारी न्यायी व्याख्याएं। ठीक। और ये 2014 से 24 में चल रहा है दर्शकों, किसी झांसे में मत आना। किसी एसटी को, एससी को, ओबीसी को अगर ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देते हैं, कहीं राज्यों के मुख्यमंत्री बना देते हैं, कुछ को मंत्री बना देते हैं,
तो झांसे में मत आना, ठीक है। ये मुंह में लॉलीपॉप पकड़ा के नीचे से सब कुछ उतार दे रहे हैं, कपड़े जूते चप्पल सब उतारने जैसा है। इसे थोड़ा समझिए, और इसे समझिए कि कैसे ब्राह्मणी व्यवस्था आपके हक अधिकारों को चुपचाप तरीके से नष्ट कर रही है, और कैसे इस देश को मनुवादी व्यवस्था में बदला जा रहा है। जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कह गए थे, हो सकता है संविधान ना बदला जाए, ऊपर का खाका वही रहे, अंदर का मूल मसौदा बदल जाए। मतलब बुक वही रहेगी, अंदर का मटेरियल चेंज हो जाए। ये वही कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि गाली दी तो केस होगा, कहीं पे पब्लिक प्लेस पे दी है तो सब साफ लिखा है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मणी मानसिकता से उन बातों की अजीब व्याख्याएं करके सवर्णों को बचाने के रास्ते निकाल रहे हैं। बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब है। अब मुझे ये बताएं कि मतलब आप कैसे कैसे सिद्ध करोगे, हाउ कास्ट मेंस्ट्रिया कैसे सिद्ध करोगे? किसके दिमाग में चल रहा था, जातिवादी मानसिकता से ही इसने आपको भंगी चमार कहा, ये कैसे सिद्ध करोगे? या जातिवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसने किसी औरत का रेप किया, इसे वो मरी हुई औरत सिद्ध कैसे करेगी? या फिर ये सिद्ध करना, नहीं इसने ऐसे ही रेप कर दिया, जातिवादी मानसिकता नहीं चल रही थी, आप ये प्रूव कैसे करोगे? तो ये तो आप प्रूव कभी कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव। तो होगा क्या? होगा ये कि जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वो अंत में SC/ST एक्ट के कठोर सजाओं से बच जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये भी देखिए कि ये जो बात हो रही है ना कि केवल क्या बोलते हैं, जाति सूचक गालियां दे देना अपराध नहीं माना जाएगा, उसमें जातिवादी प्रकृति भी होनी चाहिए, कास्ट मेंस्ट्रिया भी होना चाहिए, इरादा भी होना चाहिए, वो सब चीजें भी प्रूव करनी पड़ेंगी। तो ये किस मामले में इन्होंने कहा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि SC/ST एक्ट अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू करने के लिए साबित करना होगा कि ऐसी टिप्पणियां जानबूझकर, दर्शकों फिर देखिए, जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर की गई हैं और कथन में जातिवादी टिप्पणियां शामिल होनी चाहिए। तो अब आपको यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जानबूझकर किसी ने, मतलब उसने गाली दी इज नॉट इनफ, जानबूझकर दी, मतलब ये जानकर कि आप SC/ST OBC हैं, ठीक। फिर सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक प्लेस पे दी, मतलब तीसरा व्यक्ति भी होगा, तब होगा। आपके घर परिवार के लोग होंगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक, तीसरा व्यक्ति चाहिए, ठीक, तभी माना जाएगा। आगे देखिए, विधायी मंशा स्पष्ट प्रतीत होती है कि किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए किया गया प्रत्येक अपमान या धमकी SC/ST अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जाएगी, जब तक कि किसी अपमान या धमकी पीड़ित को इसलिए लक्षित ना करके दी गई हो क्योंकि वह किसी विशेष अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो। मतलब आपको कोई भंगी चमार कह दे तो अपराध नहीं माना जाएगा। पहले यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इसकी मानसिकता भी यही थी कि वो जानता था कि आप भंगी चमार हैं, और तब उसने ये दिया, ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको, ठीक। अच्छा, तो फिर ये भंगी चमार होता क्या है? अगर ये गालियां नहीं हैं और इन्हें देना कोई गाली नहीं है, तो क्या मैं किसी जज साहब को ये कह दूं तो वो भी क्या से अपराध नहीं मानेंगे? भाई, जो ये शूद्रों के लिए कह रहे हैं कि भंगी चमार गाली देना अपराध नहीं होगा जब तक कि आप मानसिकता सिद्ध ना करो, तो मैं कह दूं, क्या मैं जज साहब को भी यही लौटा दूं तो वो अपराध नहीं मानेंगे? क्या मुझे छोड़ देंगे? क्या मैं इस देश के किसी भी व्यक्ति को भंगी चमार कह दूं तो वो अपराध नहीं मानेगा, मुझे छोड़ देगा? गजब स्थिति, गजब व्याख्या है इनकी, ठीक। आगे देखिए, अगर कोई किसी दूसरे को सार्वजनिक स्थान पर बेवकूफ या मूर्ख या चोर कहता है तो स्पष्ट रूप से अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अपमान या अपमान करने के इरादे से किया गया कार्य माना जाएगा, भले ये सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के निर्देशित हो, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का हो, तब भी धारा 3 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे शब्द जातिवादी टिप्पणियों से जुड़े ना हो, पीठ ने कहा। तो मूर्ख को तो उन्होंने हटा ही दिया। अगर आप किसी SC/ST समाज के व्यक्ति को बेवकूफ मूर्ख कहोगे तो कह रहे हैं वो नहीं माना जाएगा जब तक उसमें कुछ जातिवादी शब्द भी ना जुड़े। मतलब SC/ST OBC के लोगों को जब तक आप सीधे भंगी चमारी ना कहो, वो भी पब्लिक प्लेस पे ना कहो,
जब भी मानसिकता के साथ ना कहो तब तक ये केस नहीं लगाएंगे, इनका ये कहना है। ठीक, और मूर्ख वूर्ख पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये भी देख लीजिए। ठीक, आगे देख लीजिए। फिर ये भी कह रहे हैं कि पीठ ने कहा कि वांछनीय है कि किसी आरोप के तहत, देखिए धारा 3A के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने से पहले उसके द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर कही गई बातों का उल्लेख किया जाए। अगर एफआईआर में पब्लिक प्लेस नहीं बताई गई, सार्वजनिक स्थान पर ये सब नहीं हुआ, तो भी वो नहीं मानने वाले। गजब न्यायपालिका है, गजब ब्राह्मणों की मनुस्मृति की सोच है और गजब इनकी न्यायिक व्याख्या है। आगे सुन लीजिए, इसी मामले में फिर आगे क्या कह रहा है न्यायपालिका। देखिए, अदालत ने यह भी कहा कि कथित अपमानजनक बातें शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और उसके बेटे की उपस्थिति में की गई तथा वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसीलिए इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां कोई भी आम आदमी मौजूद नहीं था। ले लीजिए दर्शकों, ये सुन लीजिए, ये भी मजेदार सुनिए ब्राह्मणों की न्यायिक व्याख्याएं। अदालत कह रही है कि किसी ने किसी को मूर्ख बेवकूफ कहा तो पहले पब्लिक प्लेस पे कहा, ये सिद्ध करो। फिर उसके इरादे थे आपको जाति सूचक मानसिकता, जाति सूचक शब्दों के साथ ये कहने के, आपकी जातिगत भावना को निम्न करने के, ये भी सिद्ध करो। और फिर उसमें भी मजेदार स्थिति, अगर शिकायतकर्ता की पत्नी और बेटी के सामने आपने उसे मूर्ख बेवकूफ कहा तो इट इज नॉट इनफ, पब्लिक प्लेस, वहां तीसरा व्यक्ति भी उपस्थित होना चाहिए। वारे न्यायाधीशो, वारे तुम्हारा न्याय, मतलब किसी SC ST के घर में घुसकर उसे भंगी तमाम गाली वाली बक आओ, क्योंकि वहां तीसरा व्यक्ति नहीं है तो केस तो चलने वाला नहीं है। अकेले में कितने भी गाली देते हो, जबकि ज्यादातर अपराध अकेले में ही होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, SC ST के विरुद्ध अपराध ज्यादातर अकेले में होते हैं। भीड़ में कहां किसी की हिम्मत होती है, वो तो पिट कुट जाएगा। ज्यादातर अकेले में ही हुआ करते हैं। अब अकेले में किए गए अपराध को ये अपराध मानने तैयार नहीं है। पब्लिक प्लेस पर मतलब 4 लोगों को इकट्ठा करो, अरे भैया 4 लोग आ जाओ, फिर उससे कहो तू मुझे गाली बक, तब केस दर्ज होगा। वारे जज साहब, वारे ब्राह्मणों का दिमाग, ब्राह्मणों का मनुस्मृति वाला उच्च स्तरीय दिमाग, और गजब का इनका न्यायिक चरित्र है, गजब की इनकी सोच है। ये दर्शकों, मैं हंस ही सकता हूं उस पर। ये मजाक चल रहा है इस देश में, पिछले 10 सालों में इस देश में नाना प्रकार के मजाक किए गए। मैं समझता हूं उन सभी मजाकों में ये सबसे बड़ा मजाक है, न्यायिक व्यवस्था के साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक, कि कोई ST ST समाज की पत्नी बेटी के सामने अकेले में कोई किसी को मूर्ख बेवकूफ सब कुछ कह जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। पब्लिक एक तीसरा व्यक्ति भी होना चाहिए, फिर वो गवाही दे, क्योंकि वो गवाही क्यों देगा, कोई सवर्ण आपके लिए गवाही क्यों देगा, ठीक, तो ये अपराध नहीं मानेंगे। तो अब यहाँ 3 चीजें देखिए, अभी अभी हमें 23-24 के केसेस से समझ में आ गई। पहली चीज, पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति हो, अकेले में गाली वाली बक दो तो अपराध नहीं मानने वाले, फिर मूर्ख और बेवकूफ कह दो तो भी जात नहीं कहेंगे। आपको मेंसरिया यानी ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जातिवादी मानसिकता से गाली देते समय उसकी इरादे जातिवादी थे, ये सिद्ध करना पड़ेगा। उसके दिमाग के अंदर घुस के एक्सरे वेक्सरे करवाकर अब आपको कुछ नया निकालना पड़ेगा, तभी न्यायाधीश महोदय, ब्राह्मण महोदय मानेंगे कि भैया ये तो SC ST के तहत किया गया जातिगत अपराध है। अभी यही कम थी, अभी मैं आपको थोड़ा नीचे और ले जा रहा हूं। बलात्कार के मामले में भी न्यायाधीश अलग सोचते हैं, ये भी देखिए क्या क्या हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लाइव लॉ की वेबसाइट पर आते हैं और लाइव लॉ हमें कुछ और इस चीज़ के बारे में बताता है कि वो कहता है कि देखिए ये आर्टिकल छपा था 2021 का, तो हम 2024 के निर्णय पे गए, 2023 के निर्णय पे गए, फिर हम पीछे 2021 में न्यायपालिका क्या कह रही है, SC ST एक्ट के संदर्भ में क्या डिसीजन दे रही है, थोड़ा आपको वहां पर भी ले जाते हैं। SC ST एक्ट की धारा 3(2) देखिए लागू होगी जब तक जाति की जानकारी अपराध के लिए आधारों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले पर संदेह किया। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ है थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, ये मामला कितना गंभीर है और इन न्यायाधीशों की सोच अब यहां पर भी देखिए। ये कह रहे हैं SC ST की कोई भी धारा तभी लगेगी जब अपराध करने वाले को, जिसके साथ अपराध किया गया है, उसकी जाति की जानकारी होगी।
जैसे मैंने अभी कहा, कास्ट मेंसरिया की एक अवधारणा है, इन्होंने गढ़ ली है, जिसमें इरादा, जानकारी, जो आरोपी है जिसने अपराध किया उसे इरादा भी होना चाहिए, उसे इच्छा भी होनी चाहिए, उसकी सामने वाले जिसके साथ अपराध कर रहा है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इतने सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने गढ़ दिए। हालांकि SC/ST एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं, ठीक, ये इन्होंने खुद गढ़ लिए। एक्ट में ये सब चीजें नहीं है, ये अपने मन से करते चले जा रहे हैं। ब्राह्मणी जज अपने मन से मजाक वाली व्याख्याएं करते चले जा रहे हैं, कुछ कुछ निकाल लेते हैं ताकि सवर्ण लोग बच निकले। ठीक, आगे देखिए, क्योंकि ये मानते हैं छोटा मोटा गाली वाली देना थोड़ी अपराध होता है, इसके लिए तो सजाएं नहीं होनी चाहिए ना। इनकी मानसिकता ये, अरे क्या भंगीच हमारी तो बोला है, क्या हो गया कि जेल थोड़ी डालोगे इसके लिए, ये इनकी मानसिकता है। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। अब देखिए हम थोड़ा ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उन निर्णयों पर संदेह जताया जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या की गई थी। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। ठीक है, तो पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है उसमें पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है, इस आधार पर उसके साथ अपराध होता है तो SC/ST एक्ट स्वतः ही जोड़ दिया जाता है। ठीक, और ये इस तरह से है। अब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान तब तक आकर्षित होगा जब तक जातिगत पहचान अपराध की घटना के लिए आधारों में से एक है। मतलब ये कि अगर किसी महिला का कोई बलात्कार कर दे और वो महिला SC/ST समाज की हो, तो जो आरोपी व्यक्ति है उस पर सामान्य बलात्कार का केस चलेगा जिसमें 7-8 साल की सजा है। SC/ST एक्ट के तहत जो आजीवन कारावास की सजा वाला केस है वो नहीं चलाएंगे जब तक कि आप ये सिद्ध ना कर दो कि बलात्कार करते समय इस आरोपी को इस महिला की जात का भी पता था। यार ये मुझे बड़ा अजीब लॉजिक लगा। मतलब बलात्कार करने वाला व्यक्ति पहले जात पता करेगा, ठीक, तभी आप इस केस को मानोगे। फिर मुद्दा यह है कि ये कानून बना किस लिए है, किसकी सुरक्षा के लिए बना है? भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपराधों से बचाव के लिए है। उन पर सीधे अपराध हो या इनडायरेक्ट अपराध हो, अपराध तो अनुसूचित जाति के सदस्य पर ही हो रहा है और उसी की रक्षा के लिए कानून बनाया गया। और उस कानून में तो लिखा नहीं कि भाई पहले ये पता करके आना कि भैया बलात्कार करने से पहले बलात्कारी ये पता कर ले कि यार देखो SC समाज की महिला है, अच्छा SC की है, फिर वह उसके साथ बलात्कार करे। तो फिर मतलब इस कानून का मतलब क्या रह गया? भाई जो अपराध हो रहा है उस अपराध के पीछे समाज के SC समाज के कमजोर होना भी एक निशानी है। किसी महिला का कमजोर वर्ग से होना यही तो आकर्षित करता है उच्च वर्ण के व्यक्ति को उसके साथ अपराध करने के लिए। तो जातिगत मानसिकता तो स्वतः ही शामिल हो जाती है इसमें, इसे अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। SC/ST समाज की महिलाएं कमजोर, असहाय और अलग प्रतीत होती हैं और सवर्ण लोग समझते हैं कि भाई ये देखो ये तो खाली महिला ऐसे ही है, इसकी कौन रक्षा करेगा, इसके आदमी भी सब गरीब गरीब हैं, तो उनके साथ बलात्कार वगैरह कर देते हैं। तो ये तो स्वतः ही शामिल होती है, ऑटोमेटिक शामिल होती है। किसी ताकतवर महिला को कर दो, जाओ जरा शहरों में आओ, मुंबई वगैरह, वहां तमाम ऊंची जाति की महिलाएं मिडी मिनीस पहन के और कुछ भी ना पहन के घूमती रहती है। उन पे हाथ डाल के बता दो दम हो तो नहीं पड़ेगा। पता है ना इसके ऊंचे वर्ण, ताकतवर, पैसे वाली, सक्षम, उच्च वर्ग की महिला है, इसके साथ कुछ भी करोगे तो अभी पता चल जाएगा, पुलिस डंडे भी मारेगी, उसके घर के लोग आकर काट के भी फेंक देंगे। तो ये एक स्वतः चीज है कि कमजोर वर्गीय की महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में उनकी आर्थिक और उनकी कमजोर स्थिति शामिल होती है। वही तो आकर्षित करती है ताकतवर व्यक्ति को कि उसके साथ अपराध करे। हिरण का कमजोर होना ही तो शेर को आकर्षित करता है कि इसे मैं आसानी से खा सकता हूं। कोई शेर हिरण की जात थोड़ी देखता है पहले। अब इसमें इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लगा दिया, सारे सवर्णों को सुनने में भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई बलात्कार करो वहां तक ठीक है, लेकिन बलात्कारी को पहले पता होना चाहिए कि जिस महिला का बलात्कार कर रहे हैं उसकी जात क्या है, तभी SC/ST एक्ट इन्वोक होगा। नहीं तो साधारण केस चलेगा, 7 साल में छूट जाओगे। SC/ST एक्ट में हो जाएगा तो आजीवन कारावास लग जाता है। तो बेचारा कोई सवर्ण आदमी केवल एक महिला के बलात्कार के लिए जिंदगी भर जेल में थोड़ी रहेगा। जज साहब को बड़ा बुरा लगा होगा, ठीक।
अजीब न्यायालय और उसकी अजीब व्याख्याएं, अजब गजब भारत। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक, देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो मैं समझता हूं आप भारत में रहते जरूर हैं, लेकिन आप ब्राह्मणवाद को नहीं जानते। ठीक, वो कितने महीन तरीके से कहां आपको चोट करते आपको पता भी नहीं चलता। आप खोदते रहिए इतिहास के गड्ढे, वो वर्तमान में चीजें ऐसे बदल रहे हैं और ऐसे आपको मार रहे हैं आपके समाज के लोगों को कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, इतिहास के गड्ढे खोदने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये प्रावधान आकर्षित होगा जब जातिगत पहचान अपराध की घटना के लिए आधारों में से एक है। इस आधार पर 3(2) के संरक्षण इनकार करने के लिए अपराध का SC/ST एक्ट के व्यक्ति के खिलाफ केवल उसकी जातिगत पहचान के आधार पर नहीं किया गया था, ये अस्वीकार करना कि सामाजिक असमानता एवं संचय तरीके से कैसे कार्य करती है, पीठ ने कहा। ठीक है, पीठ ने हालांकि इस मुद्दे पर बड़ी पीठ के पास भेजा, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबूत ये स्थापित नहीं करता कि वर्तमान मामले में अपराध, ये देखिए जिस मामले में केस चल रहा था उन्होंने ये कहा कि देखिए वर्तमान मामले में सबूत ये स्थापित नहीं करते कि वर्तमान मामले में अपराध इस आधार पर प्रतिबद्ध था कि ऐसा व्यक्ति SC/ST से सदस्य है। ठीक है, तो अपराध किया गया था, तब अपराध करने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं था कि सामने वाली महिला SC/ST की है, इसलिए वो इस मामले को उन्होंने क्या बोलते हैं, सबूत का अभाव माना हुआ। ठीक, पीठ का ये पाठ जमाल वली द्वारा दायर अपील के विचार पर था, जिसमें एकमात्र आरोपी ने, जिसने पीड़ित लड़की जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और जो जन्म से अंधी थी, 31/3/2011 को उसके घर में घुसकर सुबह 9:30 बजे उसके साथ बलात्कार किया। ठीक, जिसके खिलाफ IPC की धारा 376(1) और अनुसूचित जाति जनजाति की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के तहत ट्रायल चलाया गया। तो ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ना न्यायाधीशों के गजब न्याय की, ये बलात्कार के मामले में ये फैसला है। एक व्यक्ति था जमाल वली, इसने एक अंधी 20 वर्ष की SC/ST समाज की बच्ची का बलात्कार किया था। ठीक है, अब देखिए ये आरोपी था। अब इससे देखिए 376 के तहत सजा होनी थी, वो तो कम होती है, और SC/ST एक्ट लग जाएगा तो इसे आजीवन कारावास हो जाएगा। इसी बात में अपील की गई थी। ठीक, दिनांक 19/2/13 को निर्णय सुनाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 IPC के तहत, धारा 3(2) के तहत और दंडनीय अपराध के दोषी ठहराया था, और धारा 376 IPC के तहत कारावास और ये क्या बोलते हैं, कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। अधिनियम की धारा SC/ST के अधिनियम की धारा के तहत दंडनीय अपराध के साथ आरोपी को आजीवन कारावास सुनाया गया था। तो इसमें केस में हो यह गया था कि ये जो आरोपी था जिसने एक अंधी SC/ST की बच्ची का बलात्कार किया था, इसे 376 के तहत तो कम ही सजा होती। ठीक, लेकिन SC/ST एक्ट में इस तरह के अपराध में आजीवन कारावास भी है, 1000 रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास। तो इसने अपील की। ठीक है, अगस्त 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सजा को दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। तो इसने पहले हाई कोर्ट में अपील की थी, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, वो तो SC/ST महिला पे अपराध किया गया है, तो वो तो सजा होगी। फिर इसमें देखिए, पहले आधार का तात्पर्य यह नहीं है कि अनिवार्य रूप से उस आधार पर केवल अपराध किया जाना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बदल दिया। अदालत ने कहा कि धारा 3(2) के तहत जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ी हुई सजा प्रदान की जाती है जहां अपराध व्यक्ति द्वारा किया जाए, अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, अपराध दंड संहिता के तहत उत्पन्न होता है और किसी व्यक्ति के संपत्ति के खिलाफ होता है। ये देखिए, ये सब बातें ये बता रहे हैं। इस आधार पर प्रतिबद्ध है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति की है। अदालत ने देखिए, ये पूरा मामला था जिसके आधार पर ऊपर दोष सिद्धि कर दी गई थी, दोष सिद्धि को खत्म कर दिया गया था, यानी उसे सामान्य सजा होगी और उसे, ये देखिए ऊपर मैंने बताया था कि अपराध SC/ST व्यक्ति के खिलाफ केवल उसकी जातिगत पहचान के आधार पर नहीं किया गया था, यह स्वीकार करना कि सामाजिक असमानता, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। ठीक, तो ये फैसला था। इस फैसले में इन्होंने इस तरह की व्याख्याएं की हुई थी। आप अंदाज लगाइए कि ये चंद्रचूड़ साहब ही थे जिन्हें आपको लगता है ये ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध हैं और ये कुछ हक अधिकार देना चाहते हैं, और इन्होंने गजब की मेंसरिया की अवधारणा यहाँ पर लेकर आए, कास्ट मेंसरिया की, और उन्होंने कहा क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति है, से इस बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं थी कि महिला किस जाति की है। ठीक,
इसलिए उसे SC/ST के तहत सजा नहीं होगी, सामान्य 376 है, उसके तहत इन्होंने सजाएं दी गई हैं। ठीक दर्शकों, असलियत में ये न्यायिक भाषा है। ये भाषा बड़ी गोलमाल तरीके से होती है। जजों के फैसले इतनी गपोड़पंती गोलमाल भाषा में होते हैं कि इन्हें पढ़कर आप कुछ मतलब नहीं निकाल पाओगे। ये कहना कुछ चाहते हैं और इसका मतलब कुछ और निकलता है। इसलिए मैं उस भाषा के साथ कई बार आपको समझाता जाता हूं कि इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये अब ये भी हो गया कि भैया किसी महिला का बलात्कार हो जाए तो बलात्कारी को जब तक उस महिला की जात नहीं पता थी, आप ये सिद्ध नहीं करोगे तो SC/ST की धाराएं नहीं लगेंगी, बस सामान्य बलात्कार की सजा जो 7 साल होती है उसमें छूट जाएगा। ये भी अब इन्होंने तय कर दिया। मतलब कास्ट मेंस्ट्रिया यानी अपराध करते समय अपराधी को दोषी पीड़ित व्यक्ति की जात भी पता हो और अपराध करने का उसका इरादा भी हो जातिगत मानसिकता से, ये सब भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर ये SC/ST एक्ट की धाराएं लगाएंगे। ये कहने का ये प्रयास कर रहे हैं। गजब, ठीक, गजब न्यायालय है और गजब उसकी व्याख्याएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अदालत ने दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र 2007 170 में निर्णय नोटिस किया, जिसमें यह पाया गया था केवल इसलिए कि एक महिला SC/ST समुदाय से संबंधित है, SC/ST अधिनियम के प्रावधान यौन उत्पीड़न के मामले में आकर्षित नहीं होंगे। ये देख लीजिए, ये महाराष्ट्र का एक मामला है और उसका भी हवाला यहाँ पे दिया गया है कि महाराष्ट्र में पहले ये हो चुका है कि केवल इसलिए क्योंकि एक महिला SC/ST समुदाय से संबंधित है तो उसके साथ अगर यौन अपराध कर दिया तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, सामान्य कानून में सजा होगी। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये इस संदर्भ में बात यहां पर की गई थी कि भैया आरोपी को पीड़ित व्यक्ति की जात की पहचान भी आपको पहले सिद्ध करनी पड़ेगी कि जाति देखकर उसने यौन अपराध किया, ये सिद्ध करिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि फिर ये SC/ST एक्ट है किस लिए और ये किसकी सुरक्षा कर रहा है? अगर SC/ST समुदाय पर होने वाले अत्याचारों की सुरक्षा ये नहीं कर रहा तो वे किसकी सुरक्षा के लिए? हटा दो भाई, इसे खत्म ही कर दो। भाई ये कानून इसीलिए है कि SC/ST समुदाय के लोगों की रक्षा करे, और ये पक्की बात है कि प्रत्येक अपराध में जो SC/ST समुदाय के विरुद्ध होता है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जातिगत भावना होती है। भले ही किसी अपराधी को ये नहीं पता कि ये महिला SC/ST समाज की है, लेकिन उस अपराधी को इतना बोध होता है कि ये महिला कमजोर वर्ग की है, मैं इसके साथ यौन उत्पीड़न कर सकता हूं। इतना तो समझते हैं ये अपराधी, क्योंकि ताकतवर पैसे वालों महिलाओं के बलात्कार नहीं होते। कभी आपने सुना? वो फिल्म इंडस्ट्री में तमाम हीरोइन है, वो अधरंगी घूमती रहती है, उनके किसी ने बलात्कार कर दिया। देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनकी औरतों के कोई बलात्कार करते। शहर में सवर्णों की महिलाएं घूमती हैं, कभी उनके कोई बलात्कार कर दे? क्यों नहीं करता? पता है ना, ये ऊंचे वर्ग की है, उसका खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़ा और उसका स्टाइल, ये सब बताता है कि ऊंचे वर्ग की महिला है, इस पे हाथ डालोगे तो इसके घर के लोग हाथ पैर तोड़ देंगे, सक्षम। ठीक, SC/ST वर्ग की महिलाएं कमजोर दिखती हैं, परिधान खराब होते हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ये आप समझ सकते हो। ये इसमें अप्रत्यक्ष जातिगत भावना तो होती है ना। आपका वो सीधे नहीं पता था, सीधे तो नहीं पता था, लेकिन सामने दिख तो रहा था यार ये SC/ST समाज की महिला है, ये क्या बोलते हैं कचड़ा उठा रही है। अब उसका किसी ने बलात्कार कर दिया, तुम्हें इतना तो पता था ना ये कमजोर वर्ग की महिला है ना, और इसके हक अधिकारों की कोई रक्षा नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली उसकी जातिगत एंगल तो इसमें शामिल होता ही है ना। तो ये जो बात कहना, ये अपने आप में एक बचकानी बात है। और दूसरा, ये कानून आपने SC/ST समाज की महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया, पुरुषों की रक्षा के लिए बनाया, बच्चों की रक्षा के लिए बनाया, और अगर इससे रक्षा ही नहीं हो रही तो फिर ये कानून है क्यों? ये किस तरह की व्याख्याएं हैं इन ब्राह्मणों की, किस तरह की व्याख्याएं? अजीब है। मतलब ये व्याख्याएं अजीब हैं, दुनिया में कोई किसी देश में इस तरह की अजीब व्याख्याएं आपको नहीं मिलेंगी। यह अजीब व्याख्याएं, या अपराधी की चिंता है, इन ब्राह्मणों को अपराधी की चिंता है क्योंकि अपराधी उच्च वर्ण के लोग हैं। पीड़ित व्यक्ति की चिंता नहीं है कि जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में SC/ST समाज के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें हमें कैसे रोकना है।
इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं, इन्हें अपराधियों की चिंता है, अपराधी इनके उच्च वर्ण के लोग हैं। क्या गजब व्याख्याएं कर रहे हो। आगे देखते हैं। अशरफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018, खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में न्यायालय ने उल्लेख किया था कि धारा 3 की व्याख्या की गई थी, जिसका अर्थ था कि अपराध केवल आधार पर होना चाहिए था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य है। ठीक, ये इन्होंने व्याख्याएं कर दी। ठीक, चलिए, ये बहुत सारा कुछ कुछ कहते जा रहे हैं। तो ये न्यायिक निर्णय है जिसमें उन्होंने वही कास्ट मेंसरिया की बातें यहाँ पे कर दी हैं कि भाई अत्याचार हुआ, ठीक है, वो जातिगत मानसिकता से हुआ, पीड़ित को अपराधी को पीड़ित की जात पता होती है, उसके फिर इरादे भी जातिगत दोष कष्ट पहुंचाना था, ये सब बातें यहाँ पे करते दिखाई देते हैं। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पे की। ठीक, चलिए, अब हम थोड़े से इस मामले में थोड़े से और पीछे चलते हैं। हम 2021 तक के न्यायालयों के फैसलों तक आ गए, थोड़ा सा और पीछे 2018 में चलते हैं। ठीक, मोदी सरकार में, बीजेपी आरएसएस रजीम में SC ST एक्ट को क्रमिक तरीके से किस तरह से कमज़ोर बनाया जा रहा है, और बाकायदा न्यायपालिका में बैठे जजों के इरादे इस कानून को कमज़ोर बनाने के हैं। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा, यही स्वीकारेंगे, न्यायपालिका ही स्वीकारेगी। अभी देखिए क्या हो रहा है। और 18 पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ठीक, ठीक है। तो 2018 का ये मामला है। आज तक ये छापता है कि 3 अप्रैल 2018 को छापता है कि देखिए, हम SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, पर निर्दोषों को ना फंसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया हम SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं हैं। मतलब ये खुद ही मान रहे हैं। जब इस तरह के फैसले ये देते चले जा रहे हैं, तो ये खुद मान रहे हैं कि भाई ये SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं है। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि जैसे ही मोदी सरकार आती है, ब्राह्मणी व्यवस्था हावी होती है, जज लोग जो हैं ब्राह्मणी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें पूरे अधिकार मिलते हैं और इन्हें लगता है अब तो हम सब वैसा चाहे वैसा कर दें। तो 2014 से क्रमिक तरीके से धीरे धीरे से SC ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, और न्यायपालिका जो SC ST एक्ट में सबसे बड़ी चीज है वो है जमानत। इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती। तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एक व्याख्या देता है कि SC ST एक्ट में केस चलाने से पहले बड़े अधिकारी से किसी अनुमति ली जानी चाहिए, और जमानत के प्रावधानों को भी वो आसान बना देता है। फिर इसका विरोध होता है। देश में SC ST समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं, सड़कों पे ऊधम होता है, सुप्रीम कोर्ट का विरोध होता है। मजबूरन सरकार कानून लाती है, ही मोदी सरकार कानून लेकर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले गलत हैं, वो इसके विरुद्ध में कानून लाती। ठीक, तब जाकर ये सुप्रीम कोर्ट को स्वीकारना पड़ता है कि हम SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, पर वो कह रहा है निर्दोषों को सजा ना हो। अरे ये क्या बात हुई, निर्दोषों को सजा ना हो? निर्दोष कौन है? अगर आपकी पुलिस और आपका सरकारी वकील किसी के साथ हुए अपराध को कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पा रहा, और इस पे अपराधी बच जा रहा है, तो इसमें गलती किसकी? पीड़ित व्यक्ति की गलती थोड़ी है, सिस्टम की गलती है कि आप उसे सजा नहीं दे पा रहे। ठीक, आगे देखिए। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन साथ यह भी बात की कि साफ है कि इस कानून के तहत मुआवजा मिलने पहले की तरह जारी रहेगा। ठीक, ये बात हुई। SC ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो पहले तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई ये जमानत के प्रावधान सरल किए, इन्हें गलत किया है आपने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे मना कर दिया था। बाद में फिर सरकार को कानून ही बनाना पड़ा। ये देखिए, ठीक, ये सब समझिए। ये है स्वामी क्या बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी का सदस्य है, आप भी जानते हैं, जातिवादी आदमी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही कह रहा था। ये लिख रहा है कि गुड दैट द सुप्रीम कोर्ट स्टक विद द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एरर। मतलब ये कह रहा है संविधान में गलत लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने अब SC ST एक्ट की सही व्याख्या कर दी है, मतलब उसमें जमानत वगैरह प्रावधान सरल कर दिए। ठीक,
आगे देखिए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब काम किया था तो भारत बंद का आह्वान हुआ था एससी एसटी समाज की तरफ से, दलित संगठनों की तरफ से एससी एसटी एक्ट में हुए बदलाव के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया था। इस दौरान देश भर में हिंसा प्रदर्शन हुए, 10 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग मरे थे दर्शक। तब इस सरकार दबाव में आई थी और उसने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि एससी एसटी एक्ट में केस तभी दर्ज होगा जब बड़ा कोई अधिकारी इसमें अनुमति देगा और जमानत आसानी से हो जाएगी। ये सब फैसले बदलने के लिए 10 लोगों ने, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध किया, तब ये सरकार दबाव में आई हुई थी। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई, 10 लोगों की मौत हुई, हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई, ये सब बातें लिख रही है। हजारों लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए। ठीक ठीक है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, थावरचंद मंत्री गहलोत सहित कई संसदीय सांसदों ने नरेंद्र मोदी को मुलाकात की थी और लगातार बढ़ते हुए दबाव के कारण सरकार ने सोमवार को रिव्यू पिटीशन डाली हुई थी। तो जब सरकार पे दबाव पड़ा, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली, कोर्ट नहीं माना तो सरकार को फैसला ही एक और संशोधन करके कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा। दैनिक भास्कर क्या छापता है, देखिए दैनिक भास्कर छापता है, ये देखिए, ये 6 वर्ष पुरानी खबर है। ये छापता है कि एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, एससी एसटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमजोर हुआ कानून, इसे बदलने के लिए फैसले पर पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ही एससी एक्ट को कमजोर किया गया था, 6 वर्ष पुराना ये मामला है। ठीक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एससी एसटी एक्ट पर उसके हालिया फैसलों ने कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है, इससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार करने के बदले अपील की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी एसटी एक्ट के तहत कुछ प्रावधानों में बदलाव किया था। इसके विरोध में 3 मार्च को भारत बंद बुलाया गया। प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत हुई, हिंसा हुई 15 लोगों की, ये 15 लोगों की मौत हो गई और 10 राज्यों में हिंसा हुई, इस तरह की बात यहाँ पे बताई। ठीक, कोर्ट के फैसले से देश में गुस्सा था। ठीक, सरकार ने खिलाफ जवाब दायर करते समय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बेहद संवेदनशील मुद्दे पर फैसला दिया है, इससे देश भर के लोगों में हलचल है, गुस्सा असहजता है। क्या फैसला था, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, एससी एसटी एक्ट की टाइमलाइन देखिए, 12 अप्रैल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ये सब बातें हैं। और ये फैसला था, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला के साथ आदेश दिया कि एससी एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी ना की जाए। ठीक है, इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत मिले, पुलिस को 7 दिनों की जांच करनी चाहिए, सरकारी अधिकारी गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना ना हो। इस एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इतना कमजोर कर दिया था, ये 6 साल पुराना मामला है, जब ये मोदी सरकार नई नई आई हुई थी, तो ये ब्राह्मणों ने उत्साही होकर सीधा ही एससी एसटी एक्ट को निपटाने की तैयारी कर ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ विशेष व्याख्याएं कर दी इसकी। इन्होंने कहा कि भाई एससी एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई केस दर्ज होगा लेकिन अग्रिम जमानत भी मिल जाएगी, एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है, 7 दिनों में पुलिस को जांच करनी चाहिए और केस दर्ज करने से पहले गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी ली जा के बिना नहीं केस दर्ज होगा। अच्छा, मतलब किसी के साथ अपराध हो रहा हो तो इतने सब कर्मकांड होंगे तब केस दर्ज होगा। इस मुद्दे को लेकर समाज ने, एससी एसटी समाज, पूरे ओबीसी समाज ने विरोध किया। 15 लोगों ने अपनी जीवन भी दांव पे लगाए और फिर अंत में हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे अड़ा रहा, उसने सरकार की बात नहीं मानी, सरकार दबाव में आई और फिर सरकार को मजबूरन संशोधन कानून लेकर न्यायालय के निर्णय बदलने पड़े। ठीक, और बाद में फिर मजबूरी में न्यायालय को इसे मानना भी पड़ा। ठीक, एससी एसटी के तहत मामले में सब कुछ जो आप जानना चाहते थे ये सब बातें बताई गई हैं। एक मिनट बता देता हूं। एससी एसटी एक्ट में संशोधन वाला बिल संसद में पास, गिरफ्तार से पहले मंजूरी वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया गया। तो सरकार ने फिर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को देश भर में आंदोलन हुआ था। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा दर्ज की गई थी, जिसके बाद दलित संगठनों ने कईयों ने जान गंवानी पड़ी थी। ये सब इसमें बताया गया है। 2018 का ये मामला है। ठीक, राज्यसभा में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम संशोधन विधेयक 2018 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधेयक के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया गया जिसमें इस अधिनियम के तहत आरोपी की
तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो गया था, इसलिए राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बन जाएगा। 2018 में भी ये प्रयास कर चुके थे SC/ST एक्ट को कमजोर करने के, न्यायपालिका प्रयास कर चुकी थी और बाद में फिर मजबूरन सरकार को दबाव के कारण देश में ऊधम हुआ था, 15 लोग मारे गए थे, बदलना पड़ा था। ठीक, लेकिन आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि 18 में इन्होंने दबाव में आकर कानून को फिर पहले जैसा किया। फिर हम ये देखते हैं कि 19-20 गुजरे, फिर 21 से फिर ये न्यायपालिका SC/ST एक्ट की एक एक करके गलत व्याख्याएं करने लगी। अब सीधे कानून नहीं बदल रहे, अब ये पॉलिसी चल रही है कि कानूनों की जो इंपॉर्टेंट धाराएं जैसे धारा 3.22 उन्हें ऐसी व्याख्या कर दो ताकि ज्यादातर सवर्ण उनसे छूट जाएं। अब ये कानून नहीं बदल रहे। पहले तो उन्होंने सीधा कानून में ये कह दिया था कि भाई अग्रिम जमानत भी मिल जाएगी, केस दर्ज तभी होगा जब कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी अनुमति देगी, और ऐसे करके पूरा कानून ही सरल कर दिया था। लेकिन देश में विरोध हुआ 18 में, सरकार दबाव में आई, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने पड़े कानून बनाकर। तो फिर 20-21 तक सुप्रीम कोर्ट के ये ब्राह्मणवादी लोग चुप बैठे। 21 से उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक बिंदु पर 21, 22, 23, 24 चार बड़े डिसीजन आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या तरीका अपनाया हुआ है कि वो धीरे 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 SC/ST एक्ट को कमजोर कर रहे हैं। अब वो कानून में मोटे मोटे प्रावधान नहीं कर रहे, उसकी व्याख्याएं बदल रहे हैं। जैसे केस दर्ज, गाली गलौज करने पर केस दर्ज नहीं होगा जब तक सबके सामने या तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं दी। घर की औरतों, महिला, बच्चों के सामने दो तो नहीं होगा। फिर गाली गलौज तो ठीक है, गाली भी दे दी, लेकिन इरादा बताना पड़ेगा। कास्ट मेंसरिया की अवधारणा, जाति जानकर अपराध किया गया कि नहीं, ये सब पॉइंट अब ये जोड़ते चले जा रहे हैं। तो अब तरीका ये अपनाया जा रहा है कि SC/ST एक्ट की इस तरह से व्याख्याएं करो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की कि ज्यादातर मामले में सवर्ण लोग इससे बच निकलें। ये तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर एक्ट बदलकर इन्होंने देखा था 18 में, लेकिन उस समय देश में इतना बवाला हुआ कि पूरा SC/ST OBC समाज एक हो गया और बीजेपी की सरकार के चूल्हे हिल गए और उनका जीना मुश्किल हो गया। तो फिर उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलना पड़ा। ठीक, ये सब उस समय घटा हुआ था और ये घटनाक्रम यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। द हिंदू से हमने ये रखा था। फिर आगे चलकर जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल लिया तो देखिए फिर हम ये देखते हैं कि द हिंदू छापता है कि भाई सरकार ने फिर अंत में 2020 में इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के प्रावधानों को कमजोर करने वाले अपने फैसले को निष्प्रभावी करने वाले किए गए सरकार के संशोधनों को बरकरार रखा, यानी स्वीकार लिया। ठीक, तो सरकार ने जो भी संशोधन करे थे इन्होंने स्वीकार लिया। तो दर्शकों, मामला क्या है? अगर अब इस मामले को मैंने फ्लैशबैक में आपको बताया, अब मैं आपको इसे फिर से नीचे से आगे ले जाता हूं कि तो मामला ये है कि जैसे ही बीजेपी RSS के पास, ब्राह्मणवादियों के पास सत्ता आई, यहाँ बैठे सवर्ण मानसिकता के जो न्यायाधीश हैं उनने सबसे पहले ये समझा कि इस SC/ST एक्ट को कमजोर करो, क्योंकि एक पूरा बैकग्राउंड तैयार कर दिया गया था कि SC/ST एक्ट के जरिए क्या होता है, सवर्णों को फंसाया जाता है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ठीक, फिर हम ये देखते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, SC/ST एक्ट में जो महत्वपूर्ण धाराएं थी उन्होंने बदलाव कर दिए। उन्होंने जमानत के प्रावधान कर दिए, केस दर्ज करने से पहले अपॉइंटिंग ऑफिसर की अनुमति लेनी पड़ेगी, ये कर दिया, अग्रिम जमानत की बात कह दी, इसे बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, कमजोर कर दिया। फिर 18 के बाद हम ये देखते हैं जम के विरोध हुआ, पूरे SC/ST OBC एक हो गए, बीजेपी कांग्रेस सबके SC/ST OBC नेताओं ने इसका विरोध किया और फिर सरकार दबाव में आई। और फिर हम ये देखते हैं कि सरकार दबाव में आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान उन्होंने बदले थे उसके विरुद्ध में अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट को 2018 तक इसे स्वीकार करना पड़ा। उसे समझ गया कि वो सीधे तौर पर अगर SC/ST एक्ट को छेड़ेगा तो देश में ऊधम हो जाएगा, ये ब्राह्मणी लोग समझ गए। फिर हम ये देखते हैं कि 18 के बाद 19-20 में कोई बड़े छेड़छाड़ इन्होंने SC/ST एक्ट से नहीं की। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि 21 से नई रणनीति अपनाई गई, SC/ST एक्ट में धीरे धीरे परिवर्तन करो, शैले छोटे छोटे परिवर्तन, उसमें की पॉइंट महत्वपूर्ण धाराओं की व्याख्याएं बदल दो। ठीक, जैसे कास्ट मेंसरिया, बलात्कार हुआ एक SC/ST की अंधी लड़की का, तो उन्होंने कहा कि भाई बलात्कारी को उसकी जात नहीं पता थी, और जात नहीं पता थी तो ये माना नहीं जाएगा कि जातिगत भावना से अपराध किया गया था। तो कास्ट मेंसरिया की अवधारणा आ गई, यानी जाति की पहचान
अपराधी को हो तभी SC/ST एक्ट लगेगा। फिर हम देखते हैं कि भाई 21 के बाद 22 में जाते हैं, फिर हम देखते हैं अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि केवल मुंह से जातिगत बातें कह देना पर्याप्त नहीं है, मूर्ख वगैरह कह देना पर्याप्त नहीं है, ये पब्लिक प्लेस पर भी होनी चाहिए, सार्वजनिक जगह पर भी अपमान किया गया हो, ये भी यहां पर दिखना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, ठीक। तो पब्लिक प्लेस ये भी दिखा। एक मामला था जिसमें एक आदमी को उसकी बेटी और पत्नी के सामने गालियां दी गई थी, अपमानित किया गया था, मूर्ख बेवकूफ कहा गया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसमें जातिगत शब्द भी हों तभी मानेंगे, और पब्लिक प्लेस पर भी हो, तीसरा व्यक्ति भी हो तभी मानेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक। तो ये 23 के कुछ फैसले हैं। 24 में आकर हम ये देखते हैं कि भाई अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई सिर्फ गाली दे देना अपराध नहीं है, कास्ट मेंसरिया आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि अपराध करते समय सामने वाले की भावनाएं जातिगत दुर्व्यवहार करने की थी, ठीक। तो अब इस लाइन पर सुप्रीम कोर्ट और ब्राह्मणी व्यवस्था काम कर रही है कि इस कानून के प्रावधानों की व्याख्याएं माइल्ड करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इस तरह से व्याख्या करते हैं, हर केस में ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी तरह से सवर्ण लोग बच के निकल जाएं, क्योंकि ये मानते हैं कि SC/ST एक्ट में ज्यादातर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं और SC/ST OBC समाज के लोग फर्जी केस करते हैं, ठीक, ये बताते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि देश में लगातार SC/ST OBC के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका कन्विक्शन, दोष सिद्धि नहीं होती, ठीक। और क्यों नहीं होती है, ये गंभीर प्रश्न है कि जब अपराध बढ़ रहे हैं तो पुलिस, सरकारी वकील इन अपराधियों को कोर्ट में सजाएं क्यों नहीं दिलवा पाते। कोर्ट को इस पे चिंता करनी चाहिए, बजाय इस बात को मानकर कि भाई क्योंकि ज्यादातर अपराधी बच निकलते हैं तो ये केस ही गलत उपयोग होता है, ठीक है। ये है पूरा मामला SC/ST एक्ट का। इसमें और भी सारे कुछ पॉइंट थे, ठीक, पर मैं समझता हूं कि मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने ये बातें रखी हुई हैं और इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। इसकी PDF भी वहाँ पे मैं आपको डाल दूंगा, आप और जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं कैसे साल दर साल स्टाइल, तरीके अब बदले जा रहे हैं और इस कानून को निष्प्रभावी करने के या कमज़ोर करने के नए नए तरीके ये लोग ढूंढते जा रहे हैं, ठीक। और अब यही होगा, मुझे लगता है फ्यूचर में ट्रेंड यही चलता रहेगा कि किसी तरह से इसके हर मामले में कुछ ऐसी व्याख्याएं कर दो ताकि ज़्यादातर लोग इससे बच निकले, ठीक। क्योंकि सीधे तौर पर SC/ST एक्ट को छेड़ने की हिम्मत अब इनके अंदर नहीं है। ये तो बहुजन दिखा चुके कि इनके अंदर ये हिम्मतें नहीं है, ठीक। लेकिन अब उसकी व्याख्याएं कर कर इस सवर्णों को बचाने के तरीकों में ये पूरी व्यवस्था काम करती हुई, लगी हुई दिखाई देती, ठीक। तो ये है पूरा SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का मामला और हम ये मानते हैं कि इसे क्रमिक तरीके से धीरे धीरे परिवर्तित या बदला जा रहा है, ठीक, और इसे कमजोर किया जा रहा है। अब तरीका बदल दिया गया, अब उस तरीके से कमजोर किया जा रहा है कि एक साधारण बहुजन को पता ही नहीं चलता, SC/ST OBC समाज को, लोगों को पता ही नहीं चलता ये ऐसी व्याख्याएं कर रहे हैं, ठीक। अब ये इस तरीके से बदल रहे हैं। पहले सीधे तोड़ने की कोशिश की थी 2018 में कि इसमें जमानत भी दे देंगे, अग्रिम जमानत भी दे देंगे, केस दर्ज नहीं करेंगे और पहले बड़े अधिकारी से पूछ लो, ये सब सीधी हिम्मत, डायरेक्ट वार किया था। और तब SC/ST समाज के, OBC समाज के लोगों ने जम के विरोध किया तो ये डर गए। अब इन्होंने नई ट्रिक निकाली है ब्राह्मणवादियों ने, जैसा कि हमेशा करते हैं, धीरे 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 इस कानून को कमजोर करते जाओ, इतना कमजोर कर दो ऐसी व्याख्याएं कर करके कि ज्यादातर सवर्ण या अपराधी इसमें से बचने के लिए, ऑलरेडी ये इतना कमजोर हो ही चुका है। अब आप देखिए, अकेले में गाली दोगे तब अपराध होगा, गाली देते समय उसकी भावना भी बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये जातिगत भावना थी, फिर ये भी बताना पड़ेगा कास्ट मेंसरिया कि आपकी जात भी जानता था, बलात्कार करने से पहले महिला की जात भी जानता था। इतना ज्यादा उसे सरल सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं, ठीक, इसमें से किसी तरह से बच निकले। दिस इज व्हाट द केस ऑफ SC/ST एक्ट इन इंडिया, ठीक। तो ये बड़ी चालाकी से धीरे धीरे इस एक्ट को कमजोर कर रहे हैं और इसके नतीजे ये होंगे कि जो SC/ST समाज के लोग हैं वो अपने हक अधिकारों को न्यायपालिका में बचा नहीं पाएंगे और समाज के विरुद्ध जो दुर्भावना है कि फर्जी केसों में फंसाया जाता है इस एक्ट के जरिए, ये बढ़ती चली जाएगी और ये इसे मजबूत करने की कोशिश यहाँ पे दिखाई देती है। एक पूरा षड्यंत्र, पूरा एक तंत्र काम कर रहा है इस कानून के विरुद्ध कि किसी तरह से इस कानून को धीरे डिमिनाइज कर करके
हटा दो या टूथलेस बना दो। ठीक, इस तरह की स्थिति दिख रही। तो ये है पूरा मामला SC/ST एक्ट का। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी एंड करेंगे। ठीक, तो चलिए दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस स्ट्रीम को सफल बनाने के लिए। ठीक, और फिर मिलते हैं अगली स्ट्रीम में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ में। ठीक, सबको जय भीम और गुड नाइट।